तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं अपना क्या है चल रहा है हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 यानी विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी चल रही है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बता दिया, ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था तो विद्युत धारा बताई थी कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है, जिस प्रकार से जल के बहने को हम जल धारा कहते हैं, वैसे ही विद्युत के बहने को यानी आवेश के बहने को हम क्या कहेंगे, उसको विद्युत धारा यानी आई कहते थे। ठीक है, तो विद्युत धारा का सिंबल क्या था, तो आई बराबर क्या था आपका क्यू टी, यानी एकांक समय में किसी चालक में बहने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय टी में किसी चालक में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो क्या था आई बराबर यानी विद्युत धारा आई बराबर क्यू पॉइंट टी। और इसका मैंने आपको मात्रक क्या बताया था, तो मात्रक ये क्यू का तो कूलम होता है। ठीक है, और इसका क्या था आपका टी का होता है समय। तो कूलम बट्टे समय को क्या बोलते हैं, हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक, ऐसा ही जो मात्रक रहेगा वो आपका विद्युत धारा का वो रहेगा आपका एम्पियर। ठीक है, तो इसमें देखो एक और चीज आती थी, इसकी बीमा और मैंने बताई थी। ठीक है, तो बीमा कुछ ऐसे निकाली थी, यानी बीमा बराबर क्यू की क्या थी, तो एटी थी, क्यू की एटी थी और टी की टी होती है, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ए आपकी बीमा रह गई, यानी क्षेत्र आपका बीमा रह गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको बताया था, इससे आगे भी कुछ बताया था। एक एम्पियर धारा बताई थी, एक एम्पियर धारा बताई थी। एक एम्पियर धारा की परिभाषा क्या थी कि किसी चालक में एक सेकंड में बहने वाले आवेश को, एक सेकंड में बहने वाले एक आवेश को हम विद्युत क्या एक एम्पियर धारा बोलते थे। ठीक है, यानी एक कूलम आवेश आपका प्रति सेकंड किसी चालक में बहना चाहिए। एक कूलम एक सेकंड में किसी चालक में बहना चाहिए, तो उसको हम एक एम्पियर धारा बोलते हैं। ठीक है, तो एक एम्पियर धारा की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसके बाद मैंने धारा और भी कुछ बताए थे, यानी इलेक्ट्रॉन कितने, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कितने थे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे थे। वो कैसे बह रहे थे, यानी कोई हम एक परिच्छेद लेंगे, यानी मैंने ले लिया ये आपका तार है, तो इतना मैंने क्षेत्र ले लिया, तो इसमें मैं देखूंगा तो अगर इसमें एक एम्पियर धारा बह रही है, अगर इतने परिच्छेद में एक एम्पियर धारा बह रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे होंगे। ठीक है, प्रति सेकंड बह रहे होंगे। ठीक है, और भी इसमें बहुत चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने, यानी एक दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा भी मैंने आपको बताई थी। दिष्ट धारा यानी उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जिसका क्या है परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। परिमाण का मतलब क्या था ये भी मैंने बता दिया था। मान लीजिए कोई तार है, तो उसमें क्या है कि धारा एक रेखा में बहती चली जाए, यानी बीच में ऐसे ऐसे ना बह रही हो, यानी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ना रह रही हो, एक ही सीक्वेंस में धारा बह रही हो, तो वो कैसी होती है आपकी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, यानी दिष्ट धारा उसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। और वहीं अगर ऐसा कोई चालक है, इसमें धारा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, तो वहां क्या होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी दिष्ट धारा। तो ये भी दोनों चीजें मैंने आराम से बता दी थी आपको, वहां पे जाके कैसे इनको पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, इनको मैंने कैसे समझाया। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ के होने के बाद हम चलते हैं वैद्युत चालन, यानी जो आपके आवेश है वो किसी चालक में चलता कैसे है, यानी आगे कैसे बढ़ता है, इसको चीज को हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डालते हैं हम विद्युत चालन। ठीक है, विद्युत चालन, वैद्युत वैद्युत चालन, वैद्युत चालन। तो देखो आप जानते हो कि कोई आपका चालक है। ठीक है, कोई चालक है, उसमें कोई ना कोई कण होंगे, तभी तो वो चालक है। मान लीजिए ये देखो
मान लीजिए ये कण है आपके, मैंने मान लिया ये कोई चालक है, ठीक है। जब ये कोई चालक है तो इसमें ये चालक किन्हीं किन्हीं कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये जो चालक है वो किन्हीं न किन्हीं कणों से मिलकर बना होगा। तो देखो उन्हीं उनमें जो कण होते हैं, आवेश आपका जाता है यानी क्यू आपका जाएगा तो इस कण पे सवार हो जाता है। इस कण पे जब सवार होगा तो ये कण क्या करेगा, गति करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो ये कण क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए आपने इधर कोई तार लगा दिया, यहाँ तक तार लगा दिया, और कोई धातु ले ली, मान लीजिए लोहा ले लिया, फिर इधर से यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ तो तार आपने लगाया नहीं, इतने बीच में तो तार लगाया नहीं आपने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आवेश आया, क्यू आया, और यहाँ क्या किया, एक कण पे सवार हो गया, यानी कण पे सवार हो गया। और ये कण कैसे गति करने लगेगा, आपका क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा, यानी क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गति करने लगा, और यहाँ पे आके क्या है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और आवेश आपका आगे चला जाएगा। तो विद्युत चालन की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना आपका वैद्युत चालन कहलाता है। यानी जो आवेशित कण है, यानी इस आवेश के आने के बाद कण ही आवेशित हो गया, तो आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना क्या कहलाता है, आपका वैद्युत चालन कहलाता है, ठीक है। वैद्युत चालन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से ये क्या है, ये कण था और इस पे क्यू आके सवार हो गया, तो ये ए से कहाँ गया, बी तक चला, बी तक चला, बी तक चलेगा ये। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से इस आवेश को लेके यहाँ तक तो आया, इस आवेश को लेके कौन आया, कण आया ना, ठीक है। तो विद्युत चालन की परिभाषा क्या है कि किसी आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना। यहाँ पर ये आवेशित हो गया और ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और यहाँ पे इसने छोड़ दिया, ठीक है। तो आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। तथा ये गतिमान आवेशित जो कण होते हैं, जो ये कण होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेश वाहक हो जाते हैं, यानी आवेश को लेकर जाने वाले कहलाते हैं, यानी इन्हें आवेश वाहक या कोटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आवेश वाहक या कोटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्युत जो चालन हो रहा है वो इसमें कण थे, कोई आपने ये चालक लिया, ठीक है। इस चालक में ये चालक तो बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ, असंख्य कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आवेश आपका यहाँ तक आया, मान लीजिए लोहे का है, ठीक, Fe का। तो आवेश मान लीजिए कण पे ये सवार हो गया, जो आपका क्यू आया था, यानी आवेश आया, वो कण पे सवार हो गया और इससे किया गया ऊष्मा विक्षोभ के कारण, ये ऊष्मा के कारण ये चलने लगा। ये कैसा है, चलने लगा, और ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आया। तो आया कौन, आवेशित कण ही तो लेके आया था। तो आवेश था आपका, उसको लेकर कौन आया, कण ही तो लेकर आया, तो वो आपका आवेश वाहक या कोटर कहलाएगा। जो आवेश को लेकर आने वाला कण है या लेकर जाने वाला कण है, उसको क्या बोलेंगे हम, आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं, आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में से हम समझेंगे आगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी फ्री इलेक्ट्रिक मॉडल, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। इसके बाद आप चलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रफ करके ऊपर बना रहा हूँ, जिससे मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझाने में आसानी हो जाए आपकी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये तो आपका तार है, मान लीजिए कोई आया यहाँ से, और ये क्या है, लोहे का कोई रॉड है, लोहे का कोई रॉड है, ठीक है। फिर यहाँ से ये आवेश इधर को चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आवेश आया तो इसमें आपके क्या है, आवेश वाहक यानी कण है, कण है। अभी तो ये आवेशित है नहीं, मान लीजिए आपने जब इस पे करंट लगाओगे तभी तो आवेशित होंगे, ये तो शुद्ध है, ठीक है। तो अब ये कैसे है, मान लीजिए मैंने यहीं तक बनाया आपको समझाने के लिए, यहीं तक बनाया है, यानी विद्युत चालन समझा रहा हूँ कि विद्युत चालन आपका, यानी विद्युत आपकी आगे को चलती कैसे है, ठीक है। विद्युत चालन किसी भी दिशा में गति कैसे करती है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया कि आई यानी धारा लगाई, धारा लगाने पर क्या हुआ कि ये जो इसमें जो कण थे, जैसे ही आपको इनको क्या क्यू मिला, यानी क्यू ये कण है और इसी पे क्यू सवार हो गया, एक कण पे यानी आवेश सवार हो गया, तो ये गति करने लगते हैं। ये कैसे, इधर को गति करने लगेगा, ठीक है। अगर आप इधर से धारा दोगे इधर को गति करने लगेगा, ठीक है। तो जब ये गति करने लगेगा तो गति करते करते मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक ये किसको लेके आया, इस पे सवार कौन हुआ था, तो वो आपका आवेश हुआ था, यानी क्यू हुआ था। तो क्यू आपका यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ गया। अब क्या किया कि इसमें देखो
जो आपके आवेश को ले जा रहे हैं वही तो आवेश वाहक कहलाएंगे, यानी आवेश को लेकर जाने वाले। तो आवेश वाहक या कोटर किन्हें कहते हैं? जो आपके आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। तथा जैसे कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना आपका वैद्युत चालन कहलाता है। जिस प्रकार से आवेशित कणों का, यानी ये आवेशित हो गए यहाँ पे आके, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना ही आपका क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन को, यानी जो आवेश यानी को लेकर जाने वाले जो कण हैं, आवेश को लेकर जो जाने वाले कण हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं। आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि कोई भी परमाणु है, मान लीजिए मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कोई परमाणु बना दिया, ये मान लीजिए ये कोई धातु है, ठीक है, कोई ये क्या है? आपकी धातु है, ये आपकी कोई धातु है। ठीक है, तो इसमें परमाणु, देखो परमाणु परमाणु क्या होता है? परमाणु या आयन, ये क्या चीज होती है? तो देखो ये जो मार्कर है इसमें बहुत छोटे छोटे परमाणु या आयन है, बहुत छोटे छोटे परमाणु या आयन उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसके मान लीजिए ये मार्कर है आपका, तो इसमें जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कण हैं उन्हें क्या बोलेंगे? परमाणु या आयन बोलेंगे। तो यहाँ हमने जो भी धातु ली है उसमें क्या है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा ना बना के, यहाँ तो मैंने ये छोटे छोटे कण बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पे बड़ा बना रहा हूँ। मान लीजिए ये जो धातु है इसमें एक तो आपका परमाणु ये है, ठीक है, दूसरा परमाणु ये है आपका, तीसरा है यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे और छठवां यहाँ पे है। मान लीजिए इसमें इतने ही नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया है कि इसमें परमाणु है। ठीक है, परमाणु या आयन है। तो कोई धातु है उसमें जब परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, यानी प्रत्येक जो प्रत्येक पदार्थ है या धातु है, तो वो किससे? परमाणु या आयन से मिलकर बना होता है, परमाणु या आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परमाणु या आयन क्या है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे गोल माना है परमाणु को या आयन को। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु या आयन के आपके सेंटर में, यानी केंद्र पे क्या होता है? आपका केंद्र पे धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। प्रत्येक आपके परमाणु या आयन के केंद्र पर क्या होता है? धनावेशित नाभिक या धनावेशित कण होता है, धनावेशित नाभिक या कण होता है। ठीक है, तो इसी धनावेशित नाभिक या कण के चारों ओर, धनावेशित नाभिक या कण के चारों ओर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही हम ऋणावेश बोलते हैं। तो ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पे गति कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ कर रहा है, दूसरा इसी में यहाँ कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो आवेशित जो नाभिक के चारों ओर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब इसमें क्या है, अभी इसमें क्या है कि अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो कि आपके धातु लिथी, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक धातु या पदार्थ परमाणु या आयनों से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु, समझो इसको, मान लीजिए ये क्या है? आपकी धातु है या पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, धातु या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, अब ये तो आपके परमाणु हो गए जो रेड में दिखाई दे रहे हैं वो। ठीक है, अब प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, उसके ही चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगर मैं इसको बड़ा बनाना चाहूँ, ये समझ गए आप? ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा बनाना चाहूँ आपकी दृष्टि से, मान लीजिए मैंने ये परमाणु या आयन बना लिया, ठीक है, तो इसके सेंटर पे क्या करेगा? ये तो धनावेशित कण है, ये आपका क्या है? धनावेशित नाभिक या कण है। ठीक है, इसको मैंने बड़ा बना लिया। ठीक है, तो धनावेशित नाभिक या कण है। ठीक है, तो इसके ही चारों ओर तो आपके इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे गति कर रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके बाहर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो सेंटर में पास में होगा
मान लीजिए किसी कण के, धनावेशित कण के अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास में होगा तो वहां क्या होगा, आपका आकर्षण बल अधिक होगा, वहां आकर्षण बल आपका कैसा होगा, अधिक होगा। और जितनी दूर आप नाभिक से चलते जाओगे, नाभिक से जितनी दूर आप चलते जाओगे तो आपका आकर्षण बल कैसा है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो देखो आकर्षण बल कहाँ ज्यादा लगता है, अगर पूछा जाए कि आपका परमाणु या आयन में, धनावेशित परमाणु या आयन में, तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ लगता है, तो वो आपका केंद्र के सबसे निकट वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। और पूछा जाए सबसे कम कहाँ लगता है, तो आपके परमाणु या आयन के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, यानी इसको मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका धनावेशित कण है, ठीक है, धनावेशित कण है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल है इसका, ये इतनी दूरी है, इसमें इतनी दूरी की वजह से क्या है, इस पर तो बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर बात मैं यहाँ पे करता हूँ या इसके पास की करता हूँ या इस ब्लैक वाले की करता हूँ तो यहाँ सबसे ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो आकर्षण बल अधिक व दूर वाली कक्षा का आकर्षण बल बहुत अधिक कम होता है, ठीक है। तो पास में नाभिक के जो पास में होता है उसका आकर्षण बल ज्यादा, और नाभिक के जो दूर होता है उसका आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो जब हम इसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, अभी तक ये इसमें ऊष्मा तो प्रवाहित नहीं की, अभी तक ऊष्मा प्रवाहित नहीं की, जैसे ही हम इसमें ऊष्मा या जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत, मान लीजिए मैंने इस पे किया है विद्युत प्रवाहित की, विद्युत प्रवाहित कर दी, तो विद्युत प्रवाहित करते ही आकर्षण बल आपका कैसा है, नाभिक आकर्षण बल, ये आपके परमाणु, ठीक है, ये तो आपकी क्या है, परमाणु, ये नाभिक को उठ रहा है, इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है। इसको बड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने दिखाने के लिए बड़ा बनाया। तो जैसे ही आप इस पे विद्युत धारा या ऊष्मीय विक्षोभ डालोगे, इस पे यानी ताप बढ़ाओगे, तो इस पे क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों से कक्षा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कक्षा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण आकर्षण बल कम होता रहता है, आकर्षण जितना आप अधिक ताप देते जाओगे तो आकर्षण बल क्या है, कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, स्वतंत्र होने की कोशिश करेगा, स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, और अधिक ताप देने से या और अधिक धारा देने से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा को छोड़कर, यानी अब ये यहाँ पे गति कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पे गति कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन निकलेगा, बाहरी कक्षा का निकलेगा, फिर और अधिक ताप बढ़ाओगे तो उससे अगली वाली कक्षा का निकलेगा, और अधिक ताप बढ़ाओगे तो उससे अधिक वाली कक्षा का निकलेगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन, यानी तो जो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर लगा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है धारा या ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, बढ़ाते जाने के कारण एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और परमाणु क्या बन जाता है, आपका धनावेशित या धनायन बन जाता है। जब सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बीच वाला तो रह ही जाएगा, बीच वाला रह जाएगा जो क्या है, धनावेशित कण है, जो क्या है, धनावेशित कण है, और परमाणु क्या बन जाएगा, आपका धनायन बन जाता है, परमाणु क्या बन जाएगा, आपका धनायन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब क्या हो, कि जो यहाँ से मुक्त हुए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हुए ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या धारा के कारण, उसमें क्या है कि वो आपके क्या है, बाहर निकल के ये क्या है, आपके विद्युत चालन में सहायता करते हैं। यही तो इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत को लेके जाते हैं। जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि आवेशित कण एक दूसरे तो आवेशित कण पूरा थोड़ी ना जा रहा है, पूरा कण आपका थोड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसके अंदर जो यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आवेशित कण है, ये आवेशित कण थे, ठीक है। यहाँ मैंने वही चीज बड़ी बनाई है, तो जो कण मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया, यहाँ समझाने की कोशिश की आपके सेंटर पे कोई भी परमाणु या आयन है, उसके सेंटर पे क्या है, धनायन होता है, और उसके चारों ओर क्या है, यानी इस रेड डॉट पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, इस एक रेड डॉट को मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बनाया। तो आगे भी जब आप तो धारा या ऊष्मीय विक्षोभ करोगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं वही इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं को हम आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो धातु
अब क्या है, परमाणु आपका धनायन बन गया, सारे इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे तो परमाणु क्या बनेगा, धनायन बन जाता है। ठीक है, धनायन बन जाता है और आपका परमाणु पर जो आपकी धातु थी वो क्या है, विद्युत की चालक हो जाती है, विद्युत की क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यू से निकलते हैं, यानी इसमें से जो आप ऊष्म विक्षोभ के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 10 की पावर 28 मीटर प्रति स्क्वायर के हिसाब से निकलते हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है, अब देखते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से आप धारा या ऊष्म विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन ही तो मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो मुक्त हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं, यानी मुक्त, यहाँ पे मुक्त कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कैसे होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, दोबारा एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई धातु है, इसको मैं फिर इरेज करके बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई धातु है या पदार्थ है, तो आप जानते हो कि प्रत्येक धातु या पदार्थ क्या है, आयन या परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु या आयनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो प्रत्येक धातु या परमाणु में असंख्य आयन होते हैं और प्रत्येक आयन में उसके आयन के केंद्र पर एक धनावेशित कण या नाभिक होता है, धनावेशित कण या उसे धनावेशित नाभिक भी बोलते हैं, या आप धनावेश करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धनावेशित कण या नाभिक आपका उपस्थित होता है और इसी धनावेशित कण या नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो जब उसमें धारा दी जाती है, उस धातु में धारा दी जाती है या ऊष्मा के विक्षोभ के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण बल होता है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे और वो कैसे हैं, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं इस नाभिक के कारण। यानी मान लीजिए आप इसको घुमा रहा हूं, मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो इसका जो सेंटर, इस पे आकर्षण बल कहां से लग रहा है, वो यहीं से तो लग रहा है। तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, धनावेशित नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो वो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और ऊष्म विक्षोभ के कारण क्या है, आकर्षण बल कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके धनावेशित यानी जो परमाणु या आयन था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो ऊष्म विक्षोभ के कारण यानी ताप के कारण क्या है, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। यानी इस धनावेशित या परमाणु या आयन से क्या है, मुक्त हो जाते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही आपके आवेश वाहक या कोटर कहलाते हैं, इन्हीं को हम आवेश वाहक या कोटर बोलते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे मुक्त होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उम्मीद करता हूँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आप समझ गए होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉन में, जब धारा नहीं बहती है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहे। ठीक है, जब इसमें धारा नहीं बहती है, यानी अब मैं देखता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के महत्वपूर्ण बिंदु, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट, जब धारा नहीं बहती, जब धारा नहीं बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जब इसमें, मान लीजिए इसको मैंने रीच कर दिया, अब क्या है, इसमें धारा नहीं बह रही है, तो जब इसमें धारा नहीं बहती है तब औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले यानी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे। देखो अब इसमें एक चीज मैं बनाता हूं, देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो धातु मैंने बनाई है, ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो रहे हैं तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर को मुक्त हुआ होगा। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने कक्षा छोड़ी और ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर को मुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो रहा है। जब इसमें धारा नहीं बह रही है, तब धारा बहती है तब तो एक ही साइड में चलेंगे जिधर आपका विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो वो मैं अभी बताऊंगा कैसे चलते हैं जब धारा होती है तब। अभी इसमें जब धारा नहीं बहेगी तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को मुक्त हुआ, ये वाला इधर को हुआ, ये वाला इधर को हो गया। ठीक है, ये फिर इधर को हो गया, ये बाहर को हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहते हैं यानी ऊष्म विक्षोभ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में जब धारा नहीं बहती है, जब धारा नहीं बहती है तब क्या होता है कि औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर को जा रहा है, ऐसे ही 10 इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, तो इसके विपरीत यानी मान लीजिए एक
10 इलेक्ट्रॉन आपके इधर को जा रहे हैं, ये आपका परमाणु या आयन है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आपके कहे से है राइट में जा रहे हैं, तो ये बात पक्का है कि जब धारा नहीं बहती है तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके रिवर्स में भी जा रहे होंगे, यानी विपरीत दिशा में भी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन, औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है, यानी सभी का हम अगर औसत वेग निकालें, मान लीजिए 10 इधर को जा रहे थे वो भी कुछ वेग से जा रहे होंगे और 10 इधर को जा रहे हैं वो भी कुछ वेग से जा रहे होंगे, तो इन सब का हम यानी 10 का इधर का 10 का इधर का यानी औसत वेग जब इनका निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका शून्य आएगा, यानी औसत वेग आपका शून्य आएगा। तो औसत चाल शून्य नहीं होगी, औसत चाल शून्य लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। औसत वेग क्या होगा आपका शून्य होगा और कोई धारा नहीं बह रही होगी। ठीक है, तो कोई धारा नहीं बह रही होगी जब आप आवेशित, जब इसको क्या है आपने इसमें कोई धारा नहीं बह रही होगी। ठीक है, तो जब यह धारा नहीं बह रही है तब क्या है आपकी, जब धारा नहीं बह रही है तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आपके राइट साइड में जा रहे हैं, तो पक्का बात है कि 10 इलेक्ट्रॉन आपके रिवर्स में भी जा रहे होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कुछ मॉडल हैं, यानी इसको मैं औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले, औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन औसत रूप से किसी एक दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में, यानी उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होती है। तो इस पूरे प्रक्रम में क्या है आपका औसत वेग जो होता है, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का जब आप औसत वेग निकालोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, v बराबर शून्य निकल के आता है। जब v बराबर शून्य है तो आपका विभव यानी शून्य है, तो यानी वेग आपका अगर शून्य है सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग आपका देखो, तो इलेक्ट्रॉनों का जब वेग शून्य है आपका तो क्या होगा, कोई धारा नहीं बह रही होगी, यानी धारा आपकी क्या है, धारा नहीं बह रही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जब आपका इलेक्ट्रॉनों का वेग देखो, इलेक्ट्रॉनों का आपके वेग, इलेक्ट्रॉनों का जब वेग शून्य होता है तब क्या है, धारा नहीं बहती है। ठीक है, धारा नहीं बहती है। अब हम देखते हैं इसमें कि गैस के अड़गों सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनों की गति की चाल का वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसी को इरेज कर रहा हूं, बाकी इसी को नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, इसको हम क्या बोलते हैं, VRMS भी बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो वो क्या होता है आपके गैस के अणु सिद्धांत से, गैस के भी तो अणु ऐसे ही होते हैं, गैस के अणु भी इसी प्रकार से गति करते हैं। गैस के जो अणु होते हैं जब धारा नहीं बहती है तो गैस के अणु भी तो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते हैं, यानी कोई आपका राइट में जा रहा है तो कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई अप में जा रहा है तो कोई डाउन जा रहा है, यानी कोई इधर को जा रहा है। गैस के अणु भी तो ऐसे ही करते हैं। तो गैस के अणु सिद्धांत से हम देखेंगे तो गैस का आपका अणु सिद्धांत क्या होता है, VRMS बराबर क्या होता है, अंडरवुड में 3kT/m, यही तो होता है। अब k आपका क्या है, तो k आपका देखो m और t। ठीक है, तो T तो आपका ताप है, T कैसा है आपका, ताप रहता है, जिसको हम कमरे का ताप मान लो, कितना मानते हैं हम, कमरे का ताप मानते हैं हम आपका 300 केल्विन। कमरे के ताप पर जब हम इनको देखेंगे, ये अभी मान लीजिए जब कोई धारा नहीं बह रही है तो ताप लगभग निश्चित है, तो इसको हम मानते हैं कि जब कोई धारा नहीं बह रही है तब कमरे का ताप ही आप लेते हैं, तो उसको क्या लेंगे, तो T बराबर क्या लेंगे, 300 केल्विन लेंगे। ठीक है, M बराबर आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg या किलोग्राम होता है, -31 kg या किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम
होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो आपका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू -31 क्या होता है आपका किलोग्राम होता है। और के जो है वो आपका वोल्टेज नियतांक होता है 1.38 इंटू 10 की पावर 25 1.38 इंटू 10 की पावर -25 जूल प्रति ठीक है। तो ये क्या है जूल प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। तो जब इसमें धारा नहीं बह रही है, किसी धातु में जब धारा नहीं बह रही है तो आप एक परमाणु या आयन का वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात करोगे, यानी BRMS निकालते हैं। तो वो क्या होता है BRMS बराबर 3 kT/m, यानी इसे हम गैस का अड़ुगत सिद्धांत भी कहते हैं। यानी एक जो परमाणु या आयन है कमरे के ताप पर, किसी भी ठोस का परमाणु या आयन कमरे के ताप पर एक गैस की भांति व्यवहार करता है, गैस की भांति व्यवहार करता है। जैसे हम गैस को छोड़ते हैं तो गैस के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वैसे ही आपका जो परमाणु या आयन है वो आपका कमरे के ताप पर कैसे व्यवहार करेगा, गैस की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए हमने गैस की तरह ही हम किसी परमाणु या आयन का वर्गमूल वेग निकाल सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा BRMS बराबर, अब देखो मान रख दो 3 इंटू के का मान कितना है आपका 1.38 इंटू 10 की पावर कितना -25 और टी कितना है आपका 300 बट्टे नीचे कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इतना ही तो है। अब जब इसको काट पीट के आप सॉल्व करोगे तो BRMS आपका निकल के आता है। जब इसको आप पूरा काट पीट के सॉल्व करोगे, यहाँ करूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो देखो कैसे हो जाएगा, 3 तरह के 9 से, यानी यहाँ पे 900 हो गया इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर, इस 31 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी और 25 प्लस में से जाएंगे, यानी 31 आपके प्लस के हो जाएंगे और माइनस की कितनी है 25 पावर है, तो कितनी बचेंगे आपकी 6 बचेंगी। 10 की पावर 6 कर दे रहा हूँ, 10 की पावर 6 इंटू 9.1 नहीं, ये वाला ऊपर वाला रह गया ना कि 3.8 इंटू ये तो हो ही नहीं, बराबर कितना है 9.1। तो देखो ये इससे ये कट गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये देखो कितना हो गया 900 इंटू 38/91 इंटू 10 की पावर कितनी है आपकी 6 है, क्योंकि ये ऊपर गई थी तो 6 ही तो रह गई थी, ठीक है। 31 यानी 25 रह गई थी। अब देखो ये 91 हो गया, कितने 38। अगर और भी आप सॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हैं, यानी देखो 2 जीरो आ गई इधर आपकी, इंटू में 10 की पावर 6 है आपके पास, ठीक है। तो इसको देखो मैं करूंगा तो 9 72 की 7 और 9 27, 27 और 7 कितने हुए 27 और 7 आपके कितने हुए 9 72, ये हो गए 7 हासिल हुई 9 27, 27 और आपके 7 कितने हुए 27 और 7 हुए आपके 34 बट्टे कितने हैं 9.1, ठीक है 9.1 है। अब देखो इसको काट पीट के जब आप सॉल्व करोगे तो BRMS आपके पास निकल के आएगा, BRMS निकल के आएगा तो वो कितना आएगा आपके पास 1.17 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो धनाभिषिक्त इलेक्ट्रॉन है, धनाभिषिक्त कण के चारों जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे उसका जो वर्गमाद मूल्य है, यानी सभी का वो जो वेग निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, वर्गमाद मूल वेग वो कितना निकल आएगा 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अतः कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल, कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल कितनी होती है, कमरे का ताप ही क्यों लिया, क्योंकि ये आपके जो धनाभिषिक्त यानी जो आपकी धातु होती है या पदार्थ होता है वो जब उसमें कोई ऊष्मीय विक्षोभ या कोई बाहरी धारा प्रवेश नहीं करती है तब वो एक गैस की तरह व्यवहार करता है, यानी गैस की तरह वो एक व्यवहार करता है, ठीक है। तो गैस की तरह वो एक व्यवहार करता है, इसलिए हम उसका सभी इलेक्ट्रॉनों के क्या है वर्गमाध्य मूल वेग वर्गमाध्य मूल वेग निकालते हैं तो वो कितना निकल के आया 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको व्यवहारिक रूप में हम बोलते हैं तो BRMS यानी इलेक्ट्रॉनों का जो वर्गमाध्य मूल वेग है वो आपका 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का
होता है। ठीक है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड आपका कोटिका होता है। ठीक है, तो अब इसमें थर्ड है माध्य मुक्त पथ, यानी जो अब ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनकी जो उनका पथ है वो कैसा होगा, यानी उनकी जो दिशा है, यानी उसकी जो जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं, यानी किस आपके रास्ते पर करते हैं। ठीक है, तो अब इसको सेकंड को रीच कर BRMS आप देख लिया यहाँ पे कैसे निकलते हैं। ठीक है, यानी किसी कण का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है, तो 10 की पावर 5 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो अब वो है माध्य मुक्त पथ, यानी मैन फ्री पैथ। तो माध्य मुक्त पथ, ठीक है, थर्ड है माध्य मुक्त पथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ यानी मैन फ्री क्या है आपका मैन फ्री पथ। तो इसको देखो माध्य मुक्त पथ क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई ये क्या है, पदार्थ या धातु है, ये आपका पदार्थ या धातु है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धनाय, जैसे ही आपने इसमें धारा प्रवाहित की, इसमें क्या है धारा प्रवाहित की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है मुक्त होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, आकर्षण बल कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या है मुक्त होते जाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कण है, यानी ये जो कण है पूरा, इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये क्या है धनायन या धनावेशित हो जाएगा। तो धनायन ये बन जाता है। मान लीजिए मैंने धनायन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है, स्टार द्वारा। ये जो कण हैं ये धनावेशित हो गए हैं। ठीक है, यानी इनमें से क्या है आपका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और वैद्युत वैद्युत का चालन इसमें से होने लगा। तो ये क्या हुआ, ये जो पदार्थ या आयन है ये कैसे हैं, अब ये आपके धनायन बन गए, यानी धनावेशित हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए यहाँ से उसकी टक्कर होगी, इस ऐसे निकल के जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो इससे टक्कर होगी, फिर इससे टक्कर होगी तभी तो आगे को चलेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन था तो इसमें से निकला तो यहाँ पे इसकी टक्कर होगी, फिर यहाँ के बाद मान लीजिए ऐसे चला गया तो फिर यहाँ पर भी इसकी टक्कर हो सकती है, या ये इधर को जा सकता है फिर भी टक्कर हो सकती है। ठीक है, तो इन्हीं दो टक्करों के बीच तीसरे पॉइंट में क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टक्कर हुई पहले, फिर उसकी यहाँ पे आके टक्कर हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे आके टक्कर हुई। तो माध्य मुक्त पथ का मतलब क्या है, देखो माध्य माने बीच वाला, मुक्त माने दोनों के जो धनायनों के दोनों के बीच में जो रास्ता है, यानी जो माध्य में जो मुक्त है वो रास्ता है, उसे ही हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी माध्य मुक्त पथ की, तो इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपके माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। माध्य मुक्त पथ बोलते हैं किसको, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन था पदार्थ अब जो आपका धातु या पदार्थ है वो तो धनायन बनता जा रहा है। ठीक है, तो धनायन जब बन गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसमें से निकले तो उसकी आगे के जो धनायन से दो क्रमागत टक्कर होगी। मान लीजिए यहाँ से निकला, पहले उसकी यहाँ पे टक्कर हुई, दूसरी फिर इससे होगी, तो इसकी जो बीच की दूरी है ये वाली, इसको ही हम माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा जनरली दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को पहले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टक्कर हुई, दूसरा यहाँ हुई, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, माध्य बीच वाला मुक्त, जो दोनों से मुक्त है, दोनों का क्षेत्र तो है नहीं है। ठीक है, दोनों का क्षेत्र है नहीं, और पथ तो उसकी दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। ठीक है, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं और इसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो एक और बार इसको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। माध्य मुक्त पथ बोलते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज इसमें समझो कि मान लीजिए ये आपका रास्ता है। ठीक है, ये आपका रास्ता है, यहाँ पे एक खाई है और एक यहाँ पे खाई है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जब आप इधर से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको खाई का एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ गड्ढा सा है,
तो आपको लगा कि यहाँ पे कुछ गड्ढा है, आपको यहाँ पे महसूस हुआ और आप फिर निकलते हुए चले गए। यानी पहले आपको यहाँ पे महसूस हुआ, फिर आपको यहाँ पे महसूस हुआ कि ये भी गड्ढा है। तो इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, यानी यहाँ पे आपके मान लीजिए टक्कर संभव हुई गड्ढे से, ठीक है? फिर आपकी यहाँ पे जाके टक्कर संभव हुई गन मान लीजिए आप एक अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो आपकी यहाँ पे कोई टक्कर हुई, मान लीजिए ये धनायन है, ये आपका क्या है? धनायन है, ठीक है? और एक धनायन यहाँ पे है, तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी पहली टक्कर यहाँ पे हुई, ठीक है? पहली टक्कर यहाँ पे हुई और टक्कर लगने के बाद आप आगे चले गए या किधर भी किसी भी साइड में जा सकते हो, ठीक है? तो आगे चले गए, तो आगे चलते-चलते आपकी मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी टक्कर यहाँ पे हुई जाके, ठीक है? जो आपको जो गड्ढा है उसको हमने क्या माना है? धनायन माना है। तो इन्हीं इन्हीं 2 गड्ढों के बीच में, यानी इन्हीं 2 धनायनों के बीच एक टक्कर यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे हुई। पहली टक्कर धनायन से यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे हुई। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। यानी ये इन दोनों के स्टार के दोनों के बीच ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। और इस किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो मान को माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। अब देखो इनके मुक्त पथों का जो औसत मान होगा, मान लीजिए ये तो हमने सिर्फ एक का देखा है, ये तो हमने सिर्फ एक का देखा है ना। अभी यहाँ पे टक्कर, फिर इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टक्कर हुई, फिर यहाँ पे होगी। मान लीजिए इधर को आएगा तो यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला उसकी यहाँ पे टक्कर हुई, फिर वो इधर को चला गया, टक्कर होने के बाद यहाँ से फिर टक्कर हुई तो वो इधर चला गया, इधर चला गया। तो इनके जो पूरे पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर होती रहती है, इलेक्ट्रॉनों की धनायन से टक्कर होती रहती है और विद्युत का चालन होता रहता है। तो इन्हीं तो इन्हीं सब के औसत मान को, इन्हीं टक्करों के सब सारी टक्करों के औसत मान को हम क्या बोलते हैं आपका? इन्हीं सब के औसत मान की टक्करों को हम क्या बोलते हैं? तो औसत मान को माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। इन्हीं सब के औसत मान को हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, ठीक है? और इसकी जो और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी माध्य को लैम्ब्डा पे बार लगा दो, उसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो इसकी विमा तो आप जानते हैं, विमा क्या है? कि विमा तो लंबाई है, लंबाई के अनुदिश चल रहा है तो एल हो जाएगी, ठीक है? विमा आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से? विमा बराबर L1, विमा क्या हो जाएगी यहाँ से? आपकी एल हो जाएगी, ठीक है? तो विमा क्या हो जाएगी आपकी? एल हो जाएगी, ठीक है? और इसका जो मान रहता है, यानी अर्थात माध्य मुक्त पथ की औसत दूरी होती है, औसत दूरी, तो वो आपका कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर होती है, यानी 10 की पावर माइनस 9 मीटर होती है, ठीक है? यानी माध्य मुक्त पथ की जो औसत दूरी होती है, सभी को अगर हम औसत निकालेंगे सभी का, तो वो कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 9 मीटर आता है, ठीक है? आता है। अब इसमें एक और पॉइंट रह गया है, चौथा पॉइंट। तो वो चौथा पॉइंट आपका क्या है? श्रांति काल है। तो वो कौन सा आपका श्रांति काल है? कहीं-कहीं पुस्तकों में इसे हम विश्रांति काल भी बोलते हैं, ठीक है? तो श्रांति काल देखो क्या होता है? जिसको हम रिलैक्सिव टाइम बोलते हैं, रिलैक्सन टाइम। तो देखो वो क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका पदार्थ है, ये क्या है? आपका पदार्थ है और ये आपके क्या है? धनायन बन चुके हैं। ये आपके जो ब्लैक डॉट में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? धनायन बन चुके हैं, ये धनायन बन चुके हैं। इसमें जो आयन थे, विद्युत के चालन से इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गए और पदार्थ, यानी जो परमाणु या आयन थे वो कैसे हैं? धन बन गए, धनायन बन गए, ठीक है? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ टकराया, ठीक है? फिर यहाँ टकराया। पहले इलेक्ट्रॉन पहले उससे टकराया, यानी आगे वाले से टकराया, फिर यहाँ टकराया, या वो यहाँ टकराया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की धनायन से किन्हीं 2 टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की धनायन से किन्हीं 2 टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल बोलते हैं, श्रांतिकाल बोलते हैं, ठीक है? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? श्रांतिकाल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से किन्हीं 2 टक्करों के बीच, किन्हीं 2 टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हम श्रांतिकाल बोलते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रांतिकाल का मतलब क्या है? एक कि इलेक्ट्रॉनों की धनायन से किन्हीं दो टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। यानी फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये सड़क है आपकी, और तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी जो गड्ढे हैं उनको मैंने क्या मान लिया? धनायन मान लिया, ठीक है? तो पहला गड्ढा यहाँ पे है और आपको क्या है? इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो आपको जब रोड पे जाते हो तो यहाँ पे मान लीजिए महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड्ढा है, ठीक है? यहाँ पे महसूस हुआ और आप आगे निकलते हुए चले गए, यानी उस गड्ढे से आपने फेस किया गड्ढे को, यानी टक्कर की उससे और निकलते हुए चले गए। तो आगे मान लीजिए इतनी दूर पे आपको दूसरा गड्ढा फिर महसूस हुआ और उसको भी आपने फेस किया और फिर आगे चले गए। तो इन्हीं दो आपकी किससे टक्कर हुई? गड्ढों से टक्कर हो रही, तो गड्ढ आपको क्या माना है मैंने? इलेक्ट्रॉन माना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की धनायन से, यानी गड्ढों को मैंने धनायन माना है, तो इलेक्ट्रॉनों की धनायन से दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी इनके और इनके, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बीच की दूरी को हम श्रांतिकाल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम श्रांतिकाल बोलते हैं, ठीक है? तो और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। और इन्हीं सभी को, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉनों की मान लीजिए पहले टक्कर हुई, फिर दूसरी टक्कर हुई, ठीक है? तो उसके बीच भी कुछ समय लगा होगा। फिर उसकी दूसरे से तीसरे के बीच टक्कर हुई, यानी तीसरे धनायन से टक्कर हुई, तो उसके बीच भी कुछ समय लगा होगा। तो सभी, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है और उन सब की धनायनों से टक्कर होती रहती है, धनायनों से टक्कर होती रहती है। तो इन्हीं सब के इसको हम धनायनों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को हम श्रांतिकाल बोलते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं सभी की टक्करों की औसत समय को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम श्रांतिकाल बोलते हैं। अर्थात आपका श्रांतिकाल क्या हो जाएगा? अर्थात श्रांतिकाल टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो देखो, माध्य मुक्त पथ बट्टे क्या है आपके? BRMS, यानी जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। जब मैं समय निकालूंगा, यहाँ से समय निकालूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल, यही तो हो जाएगा। अब देखो, माध्यमुक्त पथ की औसत दूरी हमको कितनी दे रखी है? तो 10⁻⁹ मीटर दे रखी है, ठीक है? बढ़ते BRMS यानी औसत चाल हमको क्या दे रखी है यहाँ से? तो BRMS हमने निकाला था 1.17 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो वो कितना है? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। देखो, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और 10⁵ है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी क्योंकि नीचे प्लस की है। तो ये कितनी होगी? 10⁻⁻14 सेकंड, क्योंकि मीटर से मीटर कट हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या निकल के आया श्रांतिकाल का? कि जो इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती रहती है धनायन से, तो उन सबके औसत समय को हम, किन्हीं दो टक्करों के औसत समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल बोलते हैं। तो वो कितना निकल के आया? 10⁻14 सेकेंड आपका निकल के आया, ठीक है? और देखो, इसमें क्या है कि ताप बढ़ाने पर, जब इसमें हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि श्रांतिकाल घट जाता है। जब टाइम, आप क्या है, मान लीजिए आप थोड़ी गति से चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की था, इस इलेक्ट्रॉनों के, यानी आपको मैंने इलेक्ट्रॉन माना था, और जो आपके रोड पे जो गड्ढे थे, यानी पहला गड्ढा यहाँ था, दूसरा गड्ढा यहाँ था, तो इसको मैंने क्या माना था? इसको मैंने धनायन माना था। तो आपको एक नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल जा रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, यानी कमरे की ताप पर, तो आपको पहले, और आपको क्या है, पीछे से कोई भगा रहा है, तो जब पीछे से आपको कोई भगा रहा है, तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे गड्ढे आपको महसूस हुआ, फिर दूसरा गड्ढा महसूस हुआ, तो उसके बीच टाइम घटेगा ना? टाइम घटेगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या है? श्रांतिकाल है आपका घट जाता है। ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल क्या होता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण तेज गति करने लगते हैं। तो जब गति तेज करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया और गति तो उसकी तेज हो ही गई ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, यानी ताप बढ़ाने के कारण। तो दूसरा यहाँ पे टकराया, यानी उनके बीच जो समय लगा वो कुछ पहले से
क्यू पेचा कम लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या है, आपकी ताप बढ़ाने पर क्रांतिकाल क्या है, घट जाता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। अगली क्लास यानी अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग में आपको कल बताऊंगा।